आज अगर देश को तरक्की करनी है तो हमें समान नागरिक संहिता को लाना होगा, अन्यथा हम भी एक दिन अफगानिस्तान के रास्ते पर चले जाएंगे। यूसीसी लाने से थोड़ी दूरियां बढ़ेंगी, भाईचारे में फर्क आएगा। समान नागरिक संहिता को ये अपने मजहब में एक दखल मानते हैं। सरकार जो बनाएगी उसका तो पालन किया जाएगा, सरकार जो काम करेगी उसको तो मानना होगा। कि दुनिया के 22 इस्लामिक देशों में समान नागरिक संहिता कानून लागू है, वहाँ तो किसी को आपत्ति नहीं है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ क्या दिक्कत हो जाएगी। 22 देशों में ये चल रहा है, यहाँ भी चल जाए तो कोई विरोध नहीं करेगा। ये केवल और केवल अपनी मजाखोरी के लिए इसको नहीं लगना देना चाहते। हम उसका विरोध करते हैं, जो लोग मौज मस्ती मारते हैं वो गलत कर रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं। सरकार की तरफ से हमारे हिंदुओं के कितने स्कूल खुले हुए हैं, क्या हम हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को नहीं मानते। मदरसों की जांच हुई थी तो हमारे जितने भी मौलाना हैं सबसे पहले ऐलान किया था कि हम इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, आप जांच करिए। भाई मुनव्वर साहब बैठे हैं, 4-5 पीढ़ी पहले अगर जाएंगे, ये हमारे परिवार के लोग हैं। वकील साहब बैठे हैं, इनसे पूछो रेल भी कहाँ से की इन्होंने, मदरसे से की है क्या। ऐसा नहीं है कि मदरसों में सिर्फ आदमी हिफ्ज़ ही पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। आज की तारीख में जितने भी मदरसे हैं वो कहीं पर भी हैं, सबका रुझान टेक्निकल की ओर जा रहा है। जो केवल और केवल कट्टरता की राजनीति करते हैं, जिन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं, जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो उन लोगों ने इस देश के मुस्लिम समाज को गुमराह किया हुआ है। नमस्कार, जेडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। यूसीसी को लेकर देश फिक्रमंद है। हर कोई यह जानने के लिए आतुर है कि आखिर यूसीसी कानून है क्या। यूसीसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। इनमें से एक सहारनपुर बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अरविंद शर्मा जी, बार संघ के महासचिव एडवोकेट मुनव्वर आफ्ताब जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका चैनल में स्वागत है। मेरा पहला सवाल रहेगा यूसीसी पर लेकर अरविंद शर्मा जी से। अरविंद शर्मा जी, ये जानने के लिए देश पूरी तरह आतुर है कि यूसीसी कानून सिविल कोड क्या है, इसको आप कैसे देखते हैं। सर्वप्रथम तो आपका आभार, यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में यूसीसी का हिंदुस्तान में लागू होना बहुत अनिवार्य है। आज अगर देश को तरक्की करनी है तो हमें समान नागरिक संहिता को लाना होगा, अन्यथा हम भी एक दिन अफगानिस्तान के रास्ते पर चले जाएंगे। क्यों जरूरी है मैं ये बता दूं। मेरे भाई बैठे हैं महासचिव मुनव्वर साहब, आपके यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में जब कोई झगड़ा होता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, उसको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध में सजा मिलती है। जब हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त इंडियन पेनल कोड लागू है, आप उस सब को मानते हैं, तो फिर समान नागरिक संहिता में क्यों दिक्कत है आपको। ये दिक्कत इसलिए मानते हैं कि समान नागरिक संहिता को ये अपने मजहब में एक दखल मानते हैं। ये इनकी सोच गलत है। मनोज जी, मैं आपसे सवाल है कि जय केंद्र सरकार यूसीसी कानून लाना क्यों चाहती है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई आदरणीय अरविंद शर्मा जी आपको बता रहे थे कि इंडियन पेनल कोड से सब लोग गवर्न है। मैं उनकी बात का विरोध नहीं करता, सपोर्ट करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि भारत का संविधान भी है जो 1950 में लागू हुआ था, हम लोग उससे भी गवर्न होते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 25, 26 और 29 का प्रावधान है, और वो प्रावधान अल्पसंख्यकों के लिए है, जिसमें मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी सब हैं। मैं विशेष तौर से मुस्लिमों के बारे में बताना चाहता हूँ कि उस आर्टिकल के तहत, संविधान के तहत सभी मुस्लिमों को अपने स्कूल, संस्था, मदरसे चलाने का एक राइट मिला हुआ है। तो क्यों ना हम अपने भारतीय संविधान के द्वारा जो दी गई व्यवस्था है उसको माने। आप अलग से कोई नया कानून क्यों लाना चाहते हैं।
इस कानून के लाने से मैं समझता हूं कि चलो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी नुकसान है। आपसी भाईचारा जो बना हुआ है हमारे और हमारे भाइयों के बीच, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके रीति रिवाज और हमारे रीति रिवाज में कुछ डिफरेंस है। मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे हमारे यहाँ शादी का प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न जो है हमारे हिंदू भाइयों में नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में शादी का तरीका दूसरा है, मुस्लिमों में दूसरा है। तो अगर एक ही लागू होगा तो दोनों जो वर्ग हैं उनमें फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह तलाक का मैटर है, अगर यूसीसी लागू होता है तो एज ए मुस्लिम जो है एक मर्द को राइट है कि वो अपनी वाइफ को तलाक दे, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद जो प्रणाली बदल जाएगी, फिर क्या होगा कि फिर आपका दावा डिग्री होगा, सेक्शन 13 डलेगा या जो भी डलेगा वो कोर्ट से डिग्री होगा। बहरहाल एक रिश्तों में फ़र्क आएगा। इसी तरह प्रॉपर्टी को लेकर मामला है। मुस्लिम लॉ के अनुसार जो प्रॉपर्टी है बच्चे का यानी कि लड़के का 2 हिस्से होते हैं और लड़की का आधा हिस्सा होता है, 1 होता है। अगर ये लॉ बनता है तो उसका क्या होगा, विरासत कहाँ जाएगी? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सरकार जो बनाएगी उसका तो पालन किया जाएगा। सरकार जो काम करेगी उसको तो मानना होगा। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, इसी मिट्टी में जन्म लिया है, यहीं मरेंगे, यहीं कुर्बानी देंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है सरकार से, पार्लियामेंट से, या हमारे जितने भी कानून वेता हैं कि यूसीसी लाने से थोड़ी दूरियां बढ़ेंगी, भाईचारे में फ़र्क आएगा। जैसे हिंदुस्तान में हम रहते आ रहे हैं, पुराने ज़माने से रहते आ रहे हैं, हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। हमारी गमी में हमारे भाई हिंदू भाई आते हैं, उनके यहाँ हम जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ शरीक होते हैं। वो सब रीति रिवाज चले आ रहे हैं, आज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यूसीसी लाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे भी चल रहा है वो बहुत अच्छे चल रहा है, इसके लाने से नुकसानात हो सकते हैं। यहीं पे जुड़ा हुआ आपसे एक सवाल है कि क्या यूसीसी संविधान से जुड़ा हुआ कानून नहीं है, क्या इसके आने से शरीयत पे कोई फर्क पड़ेगा? जी पड़ेगा, शरीयत पे फ़र्क पड़ेगा। शरीयत में है कि आप मिसाल लीजिए कि शादी की एज जो है हमारे यहाँ शरीयत में 15 वर्ष है। 15 वर्ष की आयु में निकाह कर सकते हैं, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद, एक्ट लगने के बाद जो 18 और 21 साल की आयु है मेजोरिटी की, उस पर रहना पड़ेगा। तो फ़र्क होगा, हर तरह का फ़र्क पड़ेगा। जैसे आपकी ड्रेस है, ड्रेस कोड पे फ़र्क पड़ेगा। मेरा पहरावा फॉर एग्जाम्पल कुर्ता पजामा है, आप कहेंगे साहब पैंट शर्ट पहनेंगे आप, तो बहरहाल कहीं ना कहीं मजहबी जो आज़ादी है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो उसका मतलब है कि वो मुस्लिम जो है दो राय पे खड़ा हुआ है कि उसको जो शरीयत से भी चलना पड़ेगा और संविधान के जो कानून है उनसे भी चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? देखिए, मुस्लिम की बात नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें तो हिंदुस्तान का ही कानून मानना है, जैसा भी बनेगा। आपने पूछा इसलिए मैंने आपको जवाब दिया। हम सब लोग गवर्न हैं, जो भी हमारी सरकार कानून बनाएगी वो उसका पालन किया जाएगा। लेकिन मेरी राय ये है कि इसमें इस तरह की खामियां हैं और इनको दूर किया जाना चाहिए। अगर ये चीज़ लागू होती हैं तो ऐसा पैरालाइज करना चाहिए जिससे कि ब्याह शादी, रहन सहन, प्रॉपर्टी, आपके जितने भी रीति उन पर कोई फ़र्क ना पड़े। अरविंद शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश की बड़ी आबादी, हिंदुओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका जो है, आप हिंदुओं की बात ना करके आप देखो इसका राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका राष्ट्र भी 2 जगह पे बात आ रही है। मुस्लिम लोग इस चीज को लेकर भयभीत है, अभी मुनव्वर साहब ने इस चीज को माना भी है, इसको कैसे करेंगे? तो मैं बात कर रहा हूँ हिंदुओं पे क्या असर पड़ेगा। इनका अगर भय है तो गलत है। मैं अपने भाई मुनव्वर साहब को बड़े अदब के साथ कहना चाहूँगा कि दुनिया के 22 इस्लामिक देशों में समान नागरिक संहिता कानून लागू है, वहाँ तो किसी को आपत्ति नहीं है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ क्या दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात एक और, जब ये हिंदुस्तान के आईपीसी के कानून को मानते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, अगर ये समान सिविल कोड का समर्थन कर देंगे तो ये जो राष्ट्र है ना, ये आज 4थे और 5वें पायदान पर दुनिया में, फिर ये नंबर 1 के पायदान पर आ जाएगा। दूसरी बात एक और, ये केवल और केवल अपनी मजाखोरी के लिए इसको नहीं लगना देना चाहते। क्यों भाई? अभी 4 शादियों का प्राविधान है आपके यहाँ, आपके यहाँ कोई महिला तलाक नहीं ले सकती,
आज के इस 21वीं सदी के युग में क्या महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं है? अगर कोई पुरुष उसके खिलाफ जुल्म करे तो क्या वो तलाक नहीं ले सकती है? ये उसके साथ अन्याय है। अभी हमने 3 तलाक का कानून पास किया हमारी सरकार ने, उससे कहाँ नुकसान हुआ? आप इनकी महिला को जाके पता करें, वो बड़ी खुश हैं इस बात से। सही बात तो ये है कि ये केवल और केवल एक इनमें लोगों में भय फैला देगा उन लोगों ने जो केवल और केवल कट्टरता की राजनीति करते हैं, जिन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं, जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। वो उन लोगों ने इस देश के मुस्लिम समाज को गुमराह किया हुआ है। आम मुस्लिम समाज को उन चीजों की जानकारी नहीं है। शर्मा जी, क्या आपको लगता है जिनको आप ये कट्टरता बता रहे हैं, जो भी कानून पास होने वाला होता है या पास होने जा रहा होता है, जिसकी चर्चाएं होती है, उसका विरोध करना इन लोगों का सगल हो गया, ऐसा कुछ आप मानते हैं? बिल्कुल सगल हो गया। देखिए, सही बात तो है, अब चाहे मौलाना महमूद मदनी साहब हो, उनके वालिद साहब रहे, उनका बड़ा रसूख और सम्मान था इस देश में, लेकिन वो काबिलियत तो उनमें नहीं है। उनके नाम पे केवल राजनीति करते हैं। दूसरी बात, वो जो मदरसे चला रखे इन लोगों ने, उनकी एक बड़ा तंत्र है, आमदनी का स्रोत उनका जो है वो सब बंद हो जाएंगे। संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत मदरसे चलाए जाते हैं, ये बात तो मैं इत्तेफाक करता हूं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जब संविधान में प्रदत्त एक शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाएगी पूरे देश में, हम आपको कहाँ कह रहे हैं कि आप मुस्लिम समाज के लोग अपने धर्म की इज्जत ना करें, उसका सम्मान ना करें, उसकी पढ़ाई ना पढ़ें? सरकार की तरफ से हमारे हिंदुओं के कितने स्कूल खुले हुए हैं? क्या हम हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को नहीं मानते? क्या हम अपने धर्म का सम्मान नहीं करते? सरकार की तरफ से कितने लोगों के स्कूल खुले हुए हैं जिनमें हमें कर्मकांड कहीं नहीं सिखाया जाता? अगर हैं तो हमारे अपने निजी हैं। अब आप लोग सरकार से व्यवस्था लेते हैं, पैसा लेते हैं धर्म के नाम पर, और केवल तथाकथित नेता उन मदरसों के आड़ में अपनी मौज मस्ती करते हैं और पूरे मुस्लिम समाज को गुमराह किए करते हैं। तथाकथित नेता मौज मस्ती करते हैं। मनोवर जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। अगर हम बात करें, आप ये एक एडवोकेट है, बुद्धिजीवी है, मुस्लिम समाज से आप आते हैं, यूसीसी अगर लागू होता है तो मुस्लिम कम्युनिटी पर किस तरह का प्रभाव इसका पड़ेगा? क्या प्रभाव देखने में आएगा? इसको थोड़ा बताइए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया है, मैंने ये कहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम जो भी कानून बनेगा उसका पालन करेंगे। लेकिन मैंने इस कानून के बनने से जो एक स्थिति पैदा होगी, मैंने उसके बारे में आपको अवगत कराया है। अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 22 देशों में ये चल रहा है, यहाँ भी चल जाए तो कोई विरोध नहीं करेगा। मदरसों की जांच हुई थी तो हमारे जितने भी मौलाना हैं सबसे पहले ऐलान किया था कि हम इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, आप जांच करिए। किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। सरकार जो भी काम करेगी उसका पालन होगा। सरकार सबके लिए है, ना कि हिंदू के लिए, मुसलमानों के लिए, हम सब के लिए है। और सरकार जो काम करती है वो सबके भले के लिए करती है। मैंने इस एक्ट के बनने से जो प्रभाव पड़ेंगे उनके बारे में मैंने आपको बताया है। जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष बता रहे कि तलाक का मामला पास हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तलाक होने के पश्चात अगर हस्बैंड के ऊपर एक केस होता है, वो जेल चला जाता है, तो उसकी वाइफ को मेंटेनेंस कौन देगा? इसको छोड़िए आप, अगर इस एक्ट के लागू होने के बाद कोई हस्बैंड या वाइफ मर जाती है, उनका बच्चा है, उस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? उसके लिए क्या प्रोविजन है? प्रॉपर्टी के बारे में क्या प्रोविजन है? आप बराबर का हिस्सा कह रहे हैं होगा, तो आप उस प्रॉपर्टी को कैसे बांटेंगे? आप जो है वो, बहुत सी महिलाएं मालदार हैं, उनके पास प्रॉपर्टी हस्बैंड के पास नहीं है, तलाक हो गया, उनके आगे औलाद है, उनका क्या होगा? कहने का मकसद ये है कि कानून जो बनेगा, मैं फिर दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ कि उसका पालन होगा। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि इस एक्ट के बनने से पहले एक डिबेट होनी चाहिए, और उस डिबेट के बाद जो भी नतीजा निकले, जो भी सवालात आए, जो भी परेशानियां आए, उन सबको दूर किया जाए और इसे लागू किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भ्रांतियाँ ये हैं, तलाक की है, शादी की है, ठीक है नहीं, रहन सहन की है, प्रॉपर्टी की है, इनका कैसे इसका निजाम बने? कानून आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तमाम लोगों से जो कम्युनिकेटर साथी है, उनके खुली डिबेट होनी चाहिए। साथ साथ आपके काबिल दोस्त बाल संघ के अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि सरकार से मिलने वाले पैसे जो आपके मदरसों के लिए आते हैं, कुछ लोग तथा कथित लोग
उस पर ऐश करते हैं, मजे लेते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए कानून बना हुआ है, सरकार है उनके लिए, पुलिस थाने हैं, अगर वो गलत एक्ट करेंगे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, अगर कोई एड मिलती है तो मदरसों के अंदर भी गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनके खाने का, रहने का, बिल्डिंग का इंतजाम वो सब लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। जो लोग मौज मस्ती मारते हैं वो गलत कर रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं। क्या आपको लगता है कि यूसीसी के आने के बाद में ऐसे लोगों पर जो इस तरह का काम जब मुस्लिम कम्युनिटी में कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसने का कार्य होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। जो लोग गलत करेंगे वो तो हमेशा होगा। यूसीसी का भी विरोध क्यों है? देखिए, आपने एक वर्ड कहा यूसीसी, इसके पीछे बहुत बड़ी डेफिनेशन है। आप इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आप देखिए, ये पहली बार हुआ है जब से देश आजाद हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम सब लोग इकट्ठा रह रहे हैं। मैं अपने हिसाब से रह रहा हूं, हमारे अध्यक्ष जी अपने हिसाब से रह रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से ब्याह शादी कर रहे हैं, आगे कार्य चला रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, कहीं किसी को व्यवधान नहीं है। अब सरकार का ये मनसा लाना चाहती है तो मेरा फिर यही कहना है कि पहले इस पर एक डिबेट हो और तमाम पहलू पर गौर किया जाए और उसके बाद लागू किया जाए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरविंद शर्मा जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ। भाई मुनव्वर साहब ने माना है कि जिस पे एक डिबेट होनी चाहिए, कानून आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, हमारे देश विभिन्नताओं का देश है, तमाम संस्कृतियों का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं। क्या यूसीसी यहाँ पे कामयाब हो सकता है? 100% होगा। आपने कभी सोचा था इस देश में धारा 370 हट जाएगी? हटी। और सुनिए, धारा 370 के समाप्त होने से वहां पे कश्मीर में आम आदमी का जीवन कितना अच्छा होगा, ये वहां जाकर आप जानकारी लीजिए। दूसरी बात, मुझे मदरसों से विरोध नहीं है, ना उनका बैर है। वकील साहब बैठे हैं, इनसे पूछो रैली भी कहाँ से की इन्होंने? मदरसे से की है क्या? मदरसे में मेडिकल कोर्स पढ़ाया जाता है क्या? मदरसे में टेक्निकल इंजीनियरिंग कोर्स पढ़ाया जाता है क्या? हमें उनसे आपत्ति नहीं। अरे आप पढ़ाइए। जो राष्ट्र के विकास में और दुनिया के विकास में और समाज के विकास में योगदान शिक्षा है वो तो वहां मिलती ही नहीं। दूसरी बात, अब वो जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार, मुझे नाम लेने को गुरुजी, चाहे ओवैसी साहब हो या मदनी साहब हो, मदनी साहब तो एक सीट जीतने के काबिल भी नहीं है हिंदुस्तान में। क्या मुस्लिम लोग उन्हें पसंद नहीं करते? इसका मतलब ये नहीं करते। ओवैसी साहब अपने पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिमों को ठेकेदार मानते हैं, लेकिन ओवैसी साहब की औकात भी हैदराबाद के बाहर नहीं है। क्यों? एक आदमी अगर चिल्ला के कहने लगे मैं पूरे देश के मुस्लिमों को ठेकेदार हूं, नहीं है। रही डिबेट होने की बात, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं। डिबेट करने के लिए आपकी लोकसभा में आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं जो आपको प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आपके देश की दिशा की और समाज की दिशा तय करते हैं, वो डिबेट करें वहां बैठ के। देखिए, किसी भी मुद्दे पर अगर आप राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में मैन टू मैन डिबेट करेंगे तो ये मान लीजिए 100 साल भी कोई डिबेट कंप्लीट नहीं हो पाएगी। उसका एक तरीका होता है। तरीका ये है, आपकी लोकसभा है, आप वहां डिबेट करें, अपनी बात रखें और अपनी बात से लोगों को एग्री करें। अगर एग्री करें तो कानून पास होगा, डिसएग्री है तो नहीं होगा। क्या बात थी उसमें? मुनव्वर साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। भाई साहब ने माना है, अरविंद शर्मा जी ने माना है कि यह डिबेट करने के लिए सबसे बड़ी अगर देश में सदन है तो हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा है, जहाँ पे हमारी नुमाइंदगी करने के लिए हर कम्युनिटी से, हर क्षेत्र से प्रतिनिधि जाता है, वहीं से हर कानून पास होता है। क्या आप लोगों को, मुस्लिम कम्युनिटी को, उन पर विश्वास नहीं है जो डिबेट करने के अलग से जरूरत पड़ेगी? मैं अध्यक्ष जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वाकई लोकसभा राज्यसभा है जहाँ पर हमारे प्रतिनिधि हैं, वहीं डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल कहेगा, सही कहा आपने, लेकिन डिबेट होनी चाहिए। मैं अध्यक्ष जी की बात का एक जवाब और देता हूँ। अभी आपने कहा कि क्या मदरसों में ये टेक्निकल शिक्षा होती है? शायद हमारे बड़े भाई आदरणीय अध्यक्ष जी को मालूम नहीं है। आज की तारीख में जितने भी मदरसे हैं, चाहे वो सहारनपुर में हो, देवबंद में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, सभी मदरसों में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट चल रहा है। भाई साहब, मेडिकल की पढ़ाई चल रही है, MBBS की पढ़ाई चल रही है, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं वो सब चल रहे हैं। अभी आपने कुछ नाम लिए हैं, उन्हीं का नाम लेकर मैं कह रहा हूँ। ओवैसी साहब के भी कॉलेज हैं, मस्तानवी साहब हैं जो पूर्व में दारुल उलूम देवबंद के मोहती में रह चुके हैं, उनके अपने बहुत बड़े कॉलेज हैं। मैं सहारनपुर का जिक्र कर दूं, सहारनपुर में रेडी ताजपुर आया, मैं वहाँ की शूरा का मेंबर हूँ। हमने वहाँ पर जो है इंग्लिश कोर्स शुरू किया है, वहाँ पर टेक्निकल कोर्स की भी पढ़ाई शुरू होने जा रही है, कंप्यूटर वहाँ लगवा दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मदरसों में सिर्फ आदमी हिफज ही पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। आज की तारीख में जितने भी मदरसे हैं वो कहीं पर भी हैं, सबका रुझान टेक्निकल की ओर जा रहा है। सब बच्चों को
उर्दू के साथ साथ अरबी के साथ साथ इंग्लिश की पढ़ाई भी हो रही है, टेक्निकल शिक्षा भी दी जा रही है, कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ नहीं होता, बहुत तरक्की कर रहे हैं। हिंदुस्तान जो है वो इसमें बहुत आगे बढ़ रहा है और मदरसे भी खास तौर से उस तालीम को दे रहे हैं। आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं इसका जिंदा मिसाल दे रहा हूँ आपको। आप जाइए रेडी ताजपुरा जाइए, आप बागो वाली जाइए, आप जितने मदरसे हैं सब में जाइए, आप देवबंद जाइए, आप पढ़ाई चल रही है बढ़िया बढ़िया तरीके से। रही बात इसकी कि डिबेट होने की, लोकसभा में हो राज्यसभा में हो, किसी भी ऐसे मंच पर एक डिबेट होनी चाहिए ताकि सरकार के सामने वो सब तथ्य आ सकें जो हम लोगों के अंदर। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं गलत कह रहा हूं, जो मेरे विचार आए हैं हो सकता है वो गलत हो, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए कोई परेशानी ना हो। हम सब समान हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर अनेकों धर्म हैं, अनेकों जातियां हैं, सब प्यार से रह रहे हैं, तो फिर हम डिफरेंस क्यों पैदा करें। लेकिन फिर भी सरकार की मनसा है तो सरकार इसको लागू करे, तो लागू करने से पहले एक डिबेट होनी चाहिए और सबकी राय लेनी चाहिए। दीनी शिक्षा केंद्र नहीं है मदरसे, आपने माना तकनीकी शिक्षा भी वहाँ पे होती है। अभी भाई साहब ओवैसी जी का जिक्र कर रहे हैं, अभी भाई साहब जब मौलाना अरशद मदनी जी का जिक्र कर रहे हैं, अगर हम उनके बयान की बात करें जो उन्होंने मीडिया पे दिए, ओवैसी जी का कहना है यूसीसी हिंदू कानून बन के रह जाएगा, वहीं मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि हमारी जो दीनी स्वतंत्रता है, इस्लाम को मानने वाले लोगों की जो दीन के प्रति जो स्वतंत्रता है उसको कहीं ना कहीं गुलाम कम करने का काम किया जाएगा। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ओवैसी साहब के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ये मदनी साहब ने क्या कहा, ये उनके अपने विचार हैं, मैं उनके बारे में कोई राय देना नहीं चाहता। अरविंद शर्मा जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। यूसीसी लागू होने के बाद क्या आपको लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा? बड़ा सवाल आपसे ये। देखिए, ऐसा है, यूसीसी का हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनना या ना बनना एक अलग मुद्दा है, यूसीसी लागू होना या ना होना एक अलग मुद्दा है। आप इन शब्दों का घालमेल मत करिए। आप यूसीसी को हिंदू राष्ट्र से कभी मत जोड़ना। एक आवाज आ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अभी बागेश्वर धाम से जो वहां पे वो भी उस तरह की आवाज। तो समान नागरिक संहिता को लेकर क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है आपसे। देखो, बागेश्वर धाम सरकार के जो महंत हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, एक बात तो ये। दूसरी बात ये, अभी तक भी हिंदुस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। उनका अपना भी विचार हो, वो राजनीतिक लोग नहीं है, वो धार्मिक लोग हैं, एक बात। दूसरी बात, मैं आपको चैनल पर यह बताने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि हिंदुस्तान में केवल और केवल 1% मुसलमान बेसिकली मुसलमान हो सकता है। भाई मनोवर साहब बैठे हैं, 4-5 पीढ़ी पहले अगर जाएंगे, ये हमारे परिवार के लोग हैं। यहाँ 99% मुस्लिम इस देश में जो है वो हिंदुस्तानी है, और वो उनके पूर्वज किसी के 4 पीढ़ी पहले, किसी के 6 पीढ़ी पहले, किसी के 7 पीढ़ी पहले सब हिंदू थे, वो हमारे भाई हैं। तो उससे समान सिविल कोड जब बन जाएगा तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी जो समाज के ये दूसरे लोग हैं जिन्होंने दूसरा धर्म अख्तियार कर लिया था, इनकी भी तरक्की होगी, इनकी तरक्की होगी, समाज की तरक्की होगी, तो पूरे देश की तरक्की होगी। मुनव्वर साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। 5-7 पीढ़ी पहले अरविंद शर्मा जी का मानना कहना है कि हम लोग एक ही परिवार, एक हमारे पूर्वज रहे हैं, बाद में धर्मांतर के चलते आप मुस्लिम हो गए, हम हिंदू रह गए। बावजूद इसके जब अभी यूसीसी कानून सरकार ला रही है, क्या इस कानून के बाद में देश के नागरिकों को समान अधिकार देने का इसमें प्रावधान सरकार चाहती है? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये भारत जो देश है वो विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ पर एक तरफ मणिपुर है, नागालैंड है, दूसरी तरफ पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है। हर स्टेट की अपनी समस्या है, हर स्टेट का निवासी अलग है, हर स्टेट की अलग भाषा है। इसके बावजूद भी इतना बड़ा हिंदुस्तान जो आबादी में आज सबसे ज़्यादा है, उन सब में कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि साहब कोई सरदार मुसलमान से ये कहता हो भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम हिंदू से कहते हो आप ऐसा कर रहे हो, ईसाई हमसे कहता हो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। हर आदमी, हर हिंदुस्तानी अपने हिसाब से रह रहा है, अपने हिसाब से जी रहा है, अपने हिसाब से अपने रीति रिवाज को मानना है। और हम सब एक झंडे के नीचे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, संविधान को मानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, राष्ट्रीय गीत को मानते हैं और अपने देश के कानून को मानते हैं और अपने देश का सम्मान करते हैं, इस मिट्टी का सम्मान करते हैं। तो जब इतना प्यार हम सब में है, इतनी जातियों में है, इतने धर्मों में है, इस हिंदुस्तान की मिसाल मैं कहूँ पूरी दुनिया क्या है कि अगर आप दुनिया से आगे जाएं, आप वहाँ दे जाके
कि इतने बड़े देश में इतने धर्म रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है, कितना प्यार है आपस में जो है वो। ये अमेरिका नहीं है कि भाई सारे वहाँ क्रिश्चियन है या इंग्लैंड है वहाँ पर एक ही बिरादरी है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की तो एक संस्कृति अजीब है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये अल्लामा इकबाल के जो शेर हैं आप देखिए कितनी उनकी गहरी बात की है। यहीं तुलसीदास है, यहीं रहीम खान है, यहीं पैदा हुए, यहीं कबीरदास है, सब मानते हैं। कितना प्यार है सर, यहाँ की गंगा जमुना की जो एक तहजीब है जिसके बीच में हम पल रहे हैं फूल रहे हैं, कितना प्यार मिलता है जो है वो। तो मेरा कहना यह है कि आप करिए, सरकार के आगे कोई कुछ नहीं है, सरकार जो करती है वो अपने हिसाब से करेगी। लेकिन जब बात ये आती है कि इसके बनने से क्या होगा, तो सरकार को उन सब पहलुओं पर अपना ध्यान देना चाहिए कि इनके बनने से ये चीज़ें हो सकती है नहीं हो सकती हैं। अगर वो सब चीज़ें हो जाएं तो कोई इतराज़ की बात नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि भाई डिबेट भी हो जाए, सब चीज़ हो जाए, लेकिन फिर मैं व्यक्तिगत रूप से अपना विचार रख रहा हूँ कि यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब लोग बंधे हैं, सब काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत तब आएगी अगर कोई शिकायत करे कि साहब नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ, मुस्लिम कहे कि साहब मैं कानून नहीं मानता हूँ, हिंदू कहे मैं नहीं मानता हूँ। यार सब सम्मान करते हैं, इस देश को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन तब कैसा महसूस होता है जब राष्ट्रीय पर्व जब तमाम मदरसे उन राष्ट्रीय पर्व को मनाने का कार्य नहीं करते, तब महसूस कैसे करते हैं? मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, मैं कई मदरसों का मेंबर हूँ, चाहे 15 अगस्त का दिन हो, 26 जनवरी का दिन हो, कोई भी राष्ट्रीय ध्वज का मामला हो, प्रत्येक मदरसे में आप औचक निरीक्षण कर सकते हैं, अचानक आप जा सकते हैं, आप देखिए बाकायदा उसी तरीके से तकरीर होती है अपने देश के बारे में, झंडा फहरा जाता है, सब लोग बहुत खुशी से उस त्यौहार को और त्यौहार की तरह मनाते हैं। जैसे मुस्लिमों में ईद है या बकरा ईद है, उसी की तरह 15 अगस्त को 26 जनवरी को मनाते हैं, बहुत खुशी से मनाते हैं, झंडा लहराते हैं, देश की शान के लिए पढ़ते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं। ऐसा नहीं है आप कभी भी जा सकते हैं, किसी मदरसे में जा सकते हैं, अचानक जा सकते हैं, आप देखिएगा ऐसा नहीं है। अब नजरिया वो नहीं है कि साहब कट्टर बने, बहुत कुछ बदलाव हो चुका है, लोगों में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। आफ्ताब साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। यूसीसी को लेकर देश के मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक बार मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, किसी भी मुस्लिम को कोई एतराज नहीं है, कानून बने, कोई एतराज नहीं है, लेकिन कानून बनने से पहले जो खामियां हैं उनके अंदर, अभी मैंने आपको गिनाई हैं, और बहुत सी चीजें हैं, उन पर तो गौर होना चाहिए ना। आप कोई कानून बना रहे हैं, उसको लागू करेंगे तो उसको पहले उसका एक मसौदा तैयार करें, एक ओपिनियन जाने, लोकसभा, राज्यसभा या जितने भी एक विद्वान या बुद्धि वर्ग है उन लोगों से राय जाने, हर फिरके से, हर तबके से, हर वर्ग के प्रतिनिधि से बात करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चीज़ें गवर्नमेंट सहमत होती है और अपनी डिबेट में वो बात आती है, कानून बनता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज़ें समस्याएं दूर होनी चाहिए। देश के मुसलमानों से यूसीसी से नहीं है कोई दिक्कत, बस उसकी खामियां दूर होनी चाहिए। डिबेट में हमारे साथ थे आदरणीय अध्यक्ष बालसंघ सहारनपुर एडवोकेट अरविंद शर्मा जी, साथ में रहे हैं आदरणीय मुनव्वर आफ्ताब जी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।